हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन का एक लेक्चर हमारा कल हुआ, आज दूसरा लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर में हम लोग फर्स्ट लेक्चर की चीजों को आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट्स क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या है, ठीक है, क्वांटिटीज कितने टाइप के होते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, एंड यूनिट कितने टाइप के होते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। ठीक है, तो इन चीजों को हम और आगे बढ़ाएंगे आज के लेक्चर में। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, हमने बोला कि सिस्टम ऑफ यूनिट कितने थे? चार थे। एक सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और बाद में सबसे फाइनली क्या आया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी एसआई सिस्टम। ठीक है, तो मैंने आपको सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस को डिटेल में बताया, एसआई को नहीं बताया था, क्योंकि एसआई में जो नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, उसको ज्यादा माना गया। उसके पहले क्या था? तीन ही फंडामेंटल थे, मास, लेंथ और टाइम। बट एसआई सिस्टम में चीजें चेंज की गई। आई बात समझ में? तो चलो देखते हैं कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, इसको और क्या कहते हैं बच्चों? दिस इज ऑल्सो called international system of units. International system of units, this is also called international system of units. आई बात समझ में आपको? in this system of units, in this system of units, there are 7 फंडामेंटल, ध्यान दें, है ना? पहले क्या थे? 3 फंडामेंटल थे, अब कितने हो गए? 7 फंडामेंटल। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। यहां पर 2 और एक सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है बच्चों, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। ओके, 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो देख लेते हैं क्या क्या होता है ये बात याद रखना है कि एसआई सिस्टम में कितने फंडामेंटल होते हैं? 7 फंडामेंटल होते हैं। कितने सप्लीमेंट्री होते हैं? 2 सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे बच्चों? एक चार्ट बनाएंगे। सीरियल नंबर, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके फंडामेंटल यूनिट, यूनिट्स, और उनके सिंबल। ठीक है, उनके सिंबल। तो चलो बच्चों, कितने? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7।
ठीक है बच्चों, तो चलो क्या क्या होता है देखते हैं बच्चों। सबसे पहला मास, लेंथ और टाइम, ये तीन पहले भी थे और ये तीन अब भी है ना। पहले भी ये तीन फंडामेंटल में थे, अभी भी ये तीनों फंडामेंटल में। इसके अलावा क्या आता है बच्चों, इसके अलावा आता है करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये 7 क्वांटिटी अब क्या हुए, फंडामेंटल क्वांटिटी। दीज 7 क्वांटिटीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, इनके यूनिट, मास का क्या हो गया बच्चों, किलोग्राम, ठीक है। लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल। ठीक है बच्चों, इसको सिंबल में केजी, मीटर को स्मॉल एम, सेकेंड को एस, एम्पियर को ए, केल्विन को के, कैंडेला को सीडी और एमओ एल। ठीक है, ये इसके सिंबल होते हैं। तो दीज 7 क्वांटिटीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। अंडरस्टूड, ये सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाते हैं। ये उनके फंडामेंटल यूनिट्स हुए और ये उसको दिखाने का तरीका यानी सिंबल। अंडरस्टूड, इसको आपको नोट डाउन करना है और याद रखना है। ठीक है, नोट डाउन करके याद रखना है। ओके बच्चों, इसके अलावा मैंने आपको क्या बोला बच्चों कि एसआई सिस्टम में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट लिए गए हैं। ठीक है, 7 फंडामेंटल के अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। क्या क्या है वो, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो है पहली प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट होता है बच्चों रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टीरेडियन। ओके, रेडियन का यूनिट होता है, सिंबल होता है आरएडी और स्टीरेडियन का सिंबल होता है एसआर। ठीक है, एसआर स्टीरेडियन। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ली गई, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है बच्चों, रेडियन, सिंबल आरएडी, है ना। और सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टीरेडियन और सिंबल क्या होता है, एसआर। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमारे एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। बाकी दुनिया भर की जो क्वांटिटीज है वो ये 7 + 2 9 के ऊपर है ना बनाए जाते हैं। इनको मिला करके बनाए जाते हैं, इनसे डिराइव किए जाते हैं। तो बाकी अदर जो क्वांटिटीज होंगी वो क्या कहलाएंगी बच्चों, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाएंगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये 2 टर्म क्या है, व्हाट इज प्लेन एंगल एंड व्हाट इज सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है, ये 2 बातें अपने देख लेते हैं। प्लेन एंगल, ठीक है बच्चों, प्लेन एंगल। अगर मान लो कोई पार्टिकल जो है एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है,
ठीक है बच्चों, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ये इसका सेंटर है, किसी समय वो यहां पे था। ठीक है बच्चों, किसी समय वो यहां पर था, ये क्या हुआ, इसका रेडियस हुआ है ना। कुछ समय बाद वो कहां चला जाता है, सपोज यहां चला जाता है। ठीक है, यहां से यहां चला गया, तो इस दौरान कितना घूमा होगा बच्चों, इतना घूमा होगा, है ना, इतना घूमा होगा। तो आपको पता है बच्चों, ये चीज क्या कहलाता है, ये जो लेंथ है वो क्या कहलाता है, ये जो शेप है वो क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। और ये लंबाई क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क सपोज कितना है, एल है। ठीक है, और इसका रेडियस कितना है बच्चों, आर है, और ये सेंटर है। और यहां पर सपोज एक एंगल बनाया थीटा, यहां पर सपोज एक एंगल बनाया थीटा। ये जो थीटा है ना बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। दिस एंगल इज नोन एज प्लेन एंगल। तो कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, इसको डिफाइन करेंगे एंगल सबटेंडेड बाय या एंगल मेड बाय, किसके द्वारा, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क के द्वारा, है ना, एक आर्क के द्वारा अपने सेंटर पर जितना एंगल बनाया जाता है उस एंगल को प्लेन एंगल कहा जाता है। ठीक है, the angle subtended by the length of arc at its center is called plane angle. Understood? देखो, the angle subtended by मतलब made by, है ना, subtended by length of arc at its center is called plane angle. Understood? इसको अपन थीटा से शो कर सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। और ये निकाला जाता है बच्चों, थीटा इक्वल्स टू, रिलेशन क्या होता है थीटा एल और आर में। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू होता है बच्चों एल अपॉन आर। व्हाट इज थीटा, एल अपॉन आर, क्या चीज, रेडियन, है ना, एल बाय आर, क्योंकि ऐसा यूनिट इसका क्या था, हमने देखा रेडियन। ठीक है, तो अगर आपको प्लेन एंगल कैलकुलेट करना है तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस कर लो। ओके बच्चों, ठीक है। अब सवाल उठता है कि मैक्सिमम प्लेन एंगल क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम प्लेन एंगल, मैक्सिमम प्लेन एंगल, मैक्सिमम प्लेन एंगल क्या होगा। ध्यान से देखिए बच्चों, अब आपको इतना तो समझ में आता है कि आर तो नहीं चेंज हो सकता है ना बच्चों, आर नहीं चेंज हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे बड़ा आर्क ले सकते हो। सबसे बड़ा आर्क क्या होगा भाई, सर्कल। सबसे बड़ा आर्क क्या होगा, सर्कल। जब सबसे बड़ा आर्क होगा तभी हमको क्या मिलेगा बच्चों, सबसे बड़ा एंगल मिलेगा। तो थीटा मैक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, पूरे सर्कल का ये लेना पड़ेगा, तो 2 पाई आर अपॉन आर, 2 पाई आर अपॉन आर, आर आर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो थीटा मैक्स जो होगा वो क्या होगा, 2 पाई रेडियन। ठीक है बच्चों, तो कितना होता है मैक्सिमम प्लेन एंगल, 2 पाई रेडियन, है ना, 2 पाई रेडियन। यहीं से बच्चों याद करो, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो देखो ये 2 पाई जो रेडियन आया वो क्या है, ये पूरा एंगल आया, और हम पहले से जानते हैं ये पूरा कितना होता है, 360 डिग्री होता है, इसलिए 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये रिलेशन हमने पढ़ा था पहले, ठीक है, जिसको हम यूज करा करते थे रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, याद है बच्चों। ठीक है, तो मैक्सिमम प्लेन एंगल जो हो सकता है वो 2 पाई रेडियन है। किसी छोटे आर्क के द्वारा अगर एंगल कितना बना वो निकालना है तो अपन इसको यूज करेंगे, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। अब बचती है सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल क्या होता है,
सी सॉलिड एंगल। इस बार आपको क्या करना है, एक सॉलिड स्फेयर लेना है। क्या लेना है बच्चों, एक सॉलिड स्फेयर। तो ये हमने बना ली एक सॉलिड स्फेयर। ओके, तो आप सॉलिड स्फेयर के ध्यान से सुने, सॉलिड स्फेयर है, क्या है बच्चों, सॉलिड स्फेयर। ठीक है बच्चों, अब इस सॉलिड स्फेयर पर अगर मैं एक छोटा सा ऐसा एक सरफेस मार्क कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, उस सॉलिड स्फेयर के ऊपर एक ऐसा छोटा सा सरफेस मार्क कर लेता हूं और इसकी पूरी जो बाउंड्री है ना उसको इससे मिला देता हूं, सेंटर से। ठीक है बच्चों, इस तरीके से सेंटर से मिला देता हूं, चलेगा। अब आप क्या करो बच्चों, ये जो पूरा पोर्शन है ना, अच्छा ये सिर्फ अगर इस पोर्शन को देखो तो ऐसा लग रहा है कि आइसक्रीम का जो कोन होता है ना, आइसक्रीम का जो कोन होता है, कोन वाला आइसक्रीम, उसके जैसा लग रहा है। अगर मैं इस चीज को निकाल दूं, है ना, इस पोर्शन को निकाल दूं, तो यहां पर एक होल जैसा, है ना, गोल एंगल दिखेगा। ठीक है, ये दिखेगा, यही हमारा क्या होता है बच्चों, सॉलिड एंगल। दिस इज सॉलिड एंगल। ठीक है, इसको अपन डेल ओम से शो करेंगे। ठीक है, किससे शो करेंगे, डेल ओम से। तो मान लो बच्चों इसका रेडियस क्या है, आर है, और ये जो सरफेस हमने लिया है इसका एरिया कितना है, डेल एस है, डेल एस। ठीक है, क्या है, सरफेस एरिया। ओके, डेल एस क्या है, सरफेस एरिया। तो सॉलिड एंगल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सॉलिड एंगल को हम लोग डिफाइन करेंगे कि द एंगल सबटेंडेड बाय अ सरफेस एरिया एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फेयर, है ना, एट द सेंटर ऑफ स्फेयर इज नोन एज सॉलिड एंगल। ठीक है, द एंगल सबटेंडेड बाय a surface area at center of sphere is called solid angle. ठीक है, it is denoted by डेल ओम। ठीक है, तो डेल ओम बराबर हो जाता है बच्चों, यहां पर जो रिलेशन होता है इनके बीच में, डेल एस बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज डेल एस बाय आर स्क्वायर स्टीरेडियन, है ना। इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, स्टीरेडियन। सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट अभी हमने देखा था, स्टीरेडियन होता है, तो स्टीरेडियन। ओके, मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई, मैक्सिमम सॉलिड एंगल जो पॉसिबल है, क्या हो जाएगा बच्चों, आपको पता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा सरफेस एरिया मतलब पूरा होल स्फेयर लेना पड़ेगा। होल स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, देयरफॉर इनका मैक्स जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों, 4 पाई स्टीरेडियन। क्या होगा, 4 पाई स्टीरेडियन। ओके, मैक्सिमम प्लेन एंगल 2 पाई रेडियन, मैक्सिमम सॉलिड एंगल 4 पाई स्टीरेडियन। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो बच्चों हमने 7 फंडामेंटल प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स देख लिए। ठीक है, इनके ऊपर ही बाकी पूरी जो यूनिट्स हैं, बाकी सारे यूनिट्स को अपन क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों। अब हमको पता है कि पहले जो है सीजीएस चलता था, एमकेएस चलता था, एफपीएस चलता था, फिर सबने मिलकर के क्या कह रहा, एसआई सिस्टम बनाया। ठीक है बच्चों, तो एसआई सिस्टम क्या था, लेटेस्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो इसमें क्या है, हर एक अच्छी चीजों को लिया गया है, जो पहले के पुराने सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे उसकी अच्छी अच्छी चीजों को लिया गया, प्लस उनके जो ड्रॉबैक्स थे उनको भी क्या किया गया, दूर किया गया। बात समझ में आ रही है। तो
ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ऐसी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के। चलो देखते हैं, हेडिंग डालेंगे बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहला, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, है ना। पहले के जो सिस्टम्स थे वो कुछ कुछ कंट्रीज में चलते थे, है ना, दूसरे कंट्रीज में नहीं चलते थे, लेकिन अभी वाला जो है वो पूरे इंटरनेशनली चलते हैं, ठीक है। तो इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ठीक है बच्चों। दूसरा, इट इज मीट्रिक सिस्टम, मीट्रिक या डेसिमल सिस्टम। क्या मतलब हुआ मीट्रिक या डेसिमल? मैंने आपको पहले भी बताया था, मीट्रिक या डेसिमल का मतलब होता है कि जो यूनिट्स हैं वो आपस में क्या होंगे, 10 के मल्टीपल्स में होंगे, है ना। यूनिट्स आपस में 10 के मल्टीपल्स में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो चीजें काफी आसान रहती है हमारे लिए। तो ये भी क्या है, एक मीट्रिक सिस्टम है, ओके। तीसरा, इट इज रैशनल सिस्टम, रैशनल सिस्टम। रैशनल सिस्टम मतलब क्या होता है कि देखो बच्चों, एक प्रकार की क्वांटिटी के लिए, ठीक है, एक प्रकार की क्वांटिटी के लिए चाहे उसका नाम भले अलग अलग हो, एसआई सिस्टम में उसके लिए एक ही यूनिट दिया गया है। क्या कहने का मतलब है आप समझो। जैसे कि मान लो एनर्जी है बच्चों, तो एनर्जी कई प्रकार की है, ठीक है। तो एनर्जी कई प्रकार की है, जैसे कि मैं बोल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी, मैं बोल सकता हूं केमिकल एनर्जी, मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत तरह की एनर्जी बोल सकता हूं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक प्रकार की एनर्जी के लिए हम अलग अलग यूनिट बनाएं। एनर्जी है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उसका यूनिट एक ही होगा, ठीक है, सिंगल यूनिट होगा। एक्सेलरेशन है, तो वो चाहे किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन हो, उसका यूनिट क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, चाहे वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो, किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन का एक ही यूनिट होगा, इसलिए इसको कहते हैं रैशनल सिस्टम। आई बात समझ में? क्या कहते हैं इसको, रैशनल सिस्टम। चौथी चीज है बच्चों, इट इज कोहेरेंट सिस्टम, कोहेरेंट सिस्टम। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे पास क्या है बच्चों, एक सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स हैं। देखो 7 + 2 7 फंडामेंटल प्लस 2 सप्लीमेंटरी, ये 7 + 2 9 का जो सेट है ना, इसी से हम क्या कर सकते हैं, बाकी सारे क्वांटिटीज को, बाकी सारे यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कोहेरेंट सिस्टम। आई बात समझ में? इट इज कोहेरेंट सिस्टम। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, मीट्रिक सिस्टम है, रैशनल सिस्टम है, कोहेरेंट सिस्टम है, ओके। नेक्स्ट बच्चों, मैंने आपको क्या बोला कि जो एसआई सिस्टम होती है या मीट्रिक सिस्टम होता है, उसमें एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी, मतलब एक क्वांटिटी के अलग अलग यूनिट्स आपस में 10 के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स में जुड़े होते हैं, ठीक है। ये आपको बच्चों बहुत काम आता है कन्वर्जन में। तो मैं जो अभी बताने वाला हूं उसको जरूर से आप याद कर ले, है ना।
जरूर से याद करें, क्योंकि इसका बहुत यूज होने वाला है। इसके बिना आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगा, कन्वर्जन में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो मैं बताने वाला हूं आपको मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ 10। मल्टीपल्स ऑफ 10, मल्टीपल्स ऑफ 10। पहला डेसी, दूसरा सेंटी, सॉरी ये सब मल्टीपल है बच्चों, हाँ सब मल्टीपल। तीसरा मिली, चौथा माइक्रो, पांचवा नैनो, छठा पिको, सातवां फेम्टो, आठवां एट्टो। ठीक है, डेसी ये क्या है, सब मल्टीपल्स है, सब मल्टीपल्स। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो। ठीक है, ये सब क्या मतलब होता है डेसी का? डेसी का मतलब हुआ 10⁻⁻1। सेंटी का मतलब हुआ 10⁻⁻2। आप इसको प्रीफिक्सेस भी बोल सकते हो बच्चों। ठीक है, प्रीफिक्सेस 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12, 10⁻⁻15, 10⁻⁻18, सॉरी 10⁻⁻18। ये आपको ध्यान रखना है। डेसी मतलब 10⁻⁻1। ठीक है, तो इसका सिंबल होता है बच्चों डी, इसका ये होता है सी, इसका एम, इसका म्यू। ठीक है, इसका म्यू, इसका एन, इसका पी, इसका एफ और इसका ए। क्लियर है? ये इसका क्या है बच्चों, सिंबल है। ओके, अब इसका यूज कैसे करना है आप समझो। जैसे कि बोलता है कि कोई डिस्टेंस जो है ना, लेंथ जो है 15 डेसीमीटर है। क्या है? 15 डेसीमीटर, 15 डेसीमीटर। तो आपको तुरंत समझ जाना है 15 और डेसी का मतलब क्या होता है 10⁻⁻1। तो ये कितना हो गया बच्चों, 15 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, यानी 1.5 मीटर। ठीक है, तो देखो ये हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, क्योंकि मीटर क्या है बच्चों, एसआई यूनिट है। तो जनरली जो हम सॉल्व करेंगे तो अपन क्या करते हैं, उसको एसआई सिस्टम में रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लेंथ जो आया क्या आया, वो 1.5 मीटर। मान लो बोला गया कि लेंथ है 1500, ठीक है, 1500 माइक्रोमीटर, ऐसा। तो क्या करेंगे, 1500 माइक्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, 10⁻⁻6 मीटर। तो एक और दो कट गया बच्चों, 4 बचा, तो 15 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। देखो ये कन्वर्ट हो गया, ऐसा ही नहीं आई बात समझ में। तो अपने को कन्वर्ट करने में आसानी होती है। क्लियर है? कन्वर्ट करने में इजी पड़ता है। अच्छे से समझ आ रहा है आपको? तो ये थे सब मल्टीपल्स। अच्छे से इसको याद रखना है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कन्वर्जन में आपको बहुत काम आएगा। चलो आगे बढ़ते बच्चों। मल्टीपल्स ऑफ 10। ठीक है, इसमें होता है बच्चों डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, ये होता है आपका क्या, मल्टीपल्स ऑफ 10। ठीक है, चलो डेका का मतलब क्या होता है बच्चों, 10⁻1, 10⁻2,
10⁻³ 10⁻⁶ 10⁻⁹ 10⁻12 10⁻15 एंड 10⁻18, ठीक है, 10⁻18। ये DA, H, K, M, कैपिटल G, कैपिटल T, कैपिटल P, कैपिटल E, ठीक है, इस तरीके से ये इसके सिंबल्स हो गए। तो आपको समझना है बच्चों, है ना, जैसे कि बोला भाई मास कितना है भाई 1000 kg, ठीक है, तो 1000 और किलो का मतलब क्या होता है बच्चों 10⁻³ ग्राम, तो इसका मतलब हो गया ये कितना है 10⁻6 ग्राम, और 10⁻6 को क्या कहते हैं मेगा कहते हैं, तो आप इसको मेगा ग्राम भी बोल सकते हो, 1 मेगा ग्राम, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चों, इस तरीके से कन्वर्जन आपको आना चाहिए। मेगा जैसे बोलते हैं कि 200 मेगावाट, पावर कितना है भाई, तो 200 मेगावाट, तो क्या मतलब हुआ 200 मेगा मतलब 10⁻6 वाट, तो हो गया 2 इंटू 10⁸ वाट, है ना, ये आपका पावर हो गया। आई बात समझ में? तो इसको कन्वर्जन में अपन यूज करते हैं मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ 10 को। बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, है ना, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्वांटिटीज जो होंगे वो दो तरह के होंगे, फंडामेंटल और डिराइव्ड, ठीक है। तो हमने फंडामेंटल एसआई सिस्टम्स के फंडामेंटल तो देख लिए, कितने 7+2, 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री। बाकी जितने क्वांटिटीज हैं उसको आप क्या कर सकते हो, इनसे डिराइव कर सकते हो, तो उनको क्या कह देते हैं बच्चों, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और उनके यूनिट्स को क्या कह देते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, जैसे कि मैं पहला लेता हूं फर्स्ट एरिया, ठीक है बच्चों। तो एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया क्या होता है, सोचो कोई भी चीज का एरिया ले लो, कोई भी चीज का एरिया, जैसे कि आपको स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है, इसका साइड लेंथ क्या होता है बच्चों a मान लो, तो इसका एरिया क्या हो जाता है a स्क्वायर हो जाता है कि नहीं बच्चों, a स्क्वायर। तो एरिया a क्या है, साइड का लेंथ है, साइड लेंथ है, तो लेंथ है ना बच्चों, तो लेंथ का क्या हुआ स्क्वायर, तो एरिया बराबर क्या हुआ बच्चों, लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, लेंथ का स्क्वायर। तो लेंथ को किस में लेते हो आप, मीटर में, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो गया बच्चों, मीटर स्क्वायर, तो एरिया का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। सिमिलरली मान लो मैं वॉल्यूम लेता हूं, वॉल्यूम, तो बताओ वॉल्यूम है ना, इसको चलो मैं क्यूब बना लेता हूं, क्या हो जाएगा बताओ, अगर इसका लंबाई L है तो क्या हो जाता है बच्चों, L क्यूब हो जाता है, याद है आपको, L क्यूब हो जाता है, ठीक है। L क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का क्यूब इक्वल्स टू लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, तो मीटर का क्यूब हो गया, वॉल्यूम निकल गया बच्चों। तीसरा मान लो मैं क्या निकालना चाहता हूं, डेंसिटी, ठीक है बच्चों। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों, लेंथ का क्यूब, ठीक है बच्चों। तो देखो ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये देखो ये फंडामेंटल से क्या निकल आया, डेंसिटी निकल आया, तो मास अपॉन लेंथ का क्यूब, तो मास का क्या बच्चों केजी, और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या था मीटर, तो केजी पर मीटर क्यूब, इसका डिराइव्ड यूनिट हो गया, केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी का डिराइव्ड यूनिट हो गया। आई बात समझ में। सिमिलरली मान लो मैं क्या ले लेता हूं बच्चों, स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद है क्लास 9th में पढ़ा है हमने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हुआ बच्चों, लेंथ हुआ, तो लेंथ अपॉन टाइम, देखो तो ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, दो फंडामेंटल से ये डिराइव हो गया, तो डिराइव्ड यूनिट हो गया लेंथ अपॉन टाइम।
लेंथ का ऐसा यूनिट क्या बच्चों, मीटर, और टाइम का क्या, सेकेंड। तो क्या बन गया ऐसा यूनिट बच्चों, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। पांचवा, मान लो वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कोई दिक्कत। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का क्या है बच्चों, लेंथ। याद करो डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन किया करते थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस ही तो हुआ, डिस्टेंस यानी लेंथ, ठीक है, अपॉन क्या, टाइम। तो ये भी देखो दो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, टाइम का सेकेंड होता है, तो मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है बच्चों। कुछ 6 नंबर, मान लो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, याद करो एक्सेलरेशन क्या होता है, याद करो डेफिनेशन इसका। तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो देखो वेलोसिटी अभी अभी देखे थे हम लोग, क्या था, लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ अपॉन टाइम और अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो बताओ बच्चों, अभी भी ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ और टाइम पर, दोनों फंडामेंटल है, उससे मिलकर के बना क्या, बना डिराइव्ड यूनिट बना, डिराइव्ड क्वांटिटी बना। यूनिट क्या हो जाएगा, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड का स्क्वायर। तो क्या हो गया बच्चों ऐसा यूनिट इसका एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इस तरीके से किसी भी क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हो, किसी भी क्वांटिटी को आप डिराइव कर सकते हो। सपोज आपको निकालना है फोर्स। ठीक है बच्चों, क्या निकालना है, फोर्स। याद करो बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स होता है बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का आपने देख लिया बच्चों, मास का क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये देखो क्या आ गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया इसका एसआई यूनिट। तो देखो ये केजी फंडामेंटल, मीटर फंडामेंटल और सेकेंड फंडामेंटल, तो इन फंडामेंटल से मिलकर के ये डिराइव हो गया। ये हो गया हमारा क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को आप लोग क्या कहते हो, न्यूटन कहते हो। ठीक है, इसी को अपन न्यूटन कहते हैं, एन से शो करते हैं। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा यूनिट हो गया, इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फोर्स का निकाल लिया। तो आप कोई भी क्वांटिटी हो बच्चों आप निकाल सकते हो। एक और ले लेता हूं मैं, सपोज मोमेंटम। ठीक है बच्चों, क्या ले लेता हूं, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है बच्चों, याद करो, व्हाट इज मोमेंटम, क्लास 9th में पढ़ा है आपने, मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो बच्चों मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, इसको पी से शो किया जाता है। मास का क्या हो गया बच्चों, केजी, वेलोसिटी का अभी आपने देखा मीटर पर सेकेंड। तो क्या यूनिट बन गया बच्चों, केजी मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड। तो हमने मोमेंटम का डिराइव कर लिया, क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी रख दिया, आ गया भाई। तो देखो ये भी फंडामेंटल 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 मिलकर के डिराइव हो गया मोमेंटम का। तो आप किसी भी क्वांटिटी को इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, सपोज मैं क्या निकालना चाहता हूं, एनर्जी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मैं निकालना चाहता हूं सपोज एनर्जी का। एनर्जी, तो एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला ले लो बच्चों, है ना। एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें जो ये हाफ है बच्चों वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। हाफ क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता, न्यूमेरिकल वैल्यू हैज नो यूनिट्स, है ना। तो उसको आप क्या करा करो, ड्रॉप कर दिया करो, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिखे उसको तुरंत ड्रॉप करने का। मास का क्या होता है बच्चों, केजी,
और वेलोसिटी का हमने क्या देखा था, मीटर पर सेकेंड, और उसका क्या है, स्क्वायर। तो क्या बन गया बच्चों, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका एनर्जी का यूनिट। ठीक है बच्चों, इसी को हम लोग जूल कहते हैं। ऐसा यूनिट में इसी को अपन क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो देखो एनर्जी का मिल गया आपको। बात समझ में आ रही है आपको। सपोज मुझे निकालना है बच्चों पावर का। पावर, पावर क्या होता है बच्चों, वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी का देखो क्या आया, एनर्जी का आया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो गया सेकेंड। तो क्या हो जाएगा बच्चों, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। तो पावर का क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। तो इस तरीके से आप बच्चों किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को क्या कर सकते हो, फंडामेंटल के बेसिस पर डिराइव कर सकते हो। इन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट या डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। क्वांटिटीज को डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे और यूनिट को डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। ओके बच्चों। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा डायमेंशन। डायमेंशन, ठीक है, स्टार्ट करते डायमेंशन। अब देखो बच्चों, जैसे कि मैं बोलता हूं कि फोर्स, फोर्स बराबर क्या, फोर्स बराबर क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। m इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास और एक्सेलरेशन याद करो क्या था, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। ऐसा था क्या बच्चों, मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या बच्चों, मास इंटू लेंथ, और इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या लिख सकता हूं मैं, टाइम का पावर -2। ऐसा लिख सकता हूं, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम का पावर -2। तो ये जो मास है बेटा वो क्या है, फंडामेंटल है। ये जो लेंथ है वो भी क्या है, फंडामेंटल। और ये जो टाइम है वो भी क्या है, फंडामेंटल। इन तीनों से मिलकर के क्या बना हुआ है, फोर्स बना हुआ है। ठीक है, इन तीनों से डिराइव करके हमने क्या लाया है, फोर्स का क्वांटिटी लाया है। आई बात समझ में, उसकी यूनिट आई है। ओके, ध्यान से समझना, किसी क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए, ठीक है, ध्यान से सुने, किसी क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, यहां देखो कुछ पावर्स है क्या, यहां पर मास के ऊपर क्या है, 1 है, लेंथ के ऊपर क्या है, 1 है, और टाइम के ऊपर क्या है, -2 है। ठीक है, तो हमें पावर चढ़ाने पड़े, पावर लगाने पड़े मास के ऊपर, लेंथ के ऊपर, टाइम के ऊपर, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके ऊपर। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो किसी क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जो पावर रेज करने पड़ते हैं, उन पावर्स को ही डायमेंशन कहा जाता है। द पावर्स टू बी रेज्ड, है ना, the powers to be raised upon fundamental quantities to derive a physical quantity। ठीक है, किसी क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जो पावर रेज करने पड़ते हैं, पावर चढ़ाने पड़ते हैं, उन पावर्स को ही डायमेंशन कहते हैं। क्लियर है बच्चों। तो इस फोर्स नाम की क्वांटिटी में मास का डायमेंशन क्या है भाई, 1, लेंथ का डायमेंशन क्या है भाई, 1, टाइम का डायमेंशन क्या है भाई, -2, टाइम का डायमेंशन क्या है, -2। आई समझ में। तो व्हाट इज डायमेंशन, तो इसको डिफाइन करेंगे बच्चों, द पावर्स टू बी रेज्ड अपॉन फंडामेंटल quantities to derive any physical quantity is
कॉल्ड डायमेंशंस। ठीक है बच्चों, इज कॉल्ड डायमेंशंस। ओके, तो ये हो गया भाई डायमेंशन का डेफिनेशन। क्लियर है? फिर से एक और एग्जांपल लेकर के मैं समझाता हूं। जैसे कि मैं ले लेता बच्चों स्पीड। तो आपने क्या देखा, स्पीड बराबर क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, है ना, लेंथ अपॉन टाइम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लेंथ इंटू टाइम का पावर -1, है ना, लेंथ इंटू टाइम का पावर -1। तो यहां पर लेंथ का डायमेंशन क्या है, 1 है, टाइम का डायमेंशन क्या है, -1 है। तो ये दोनों फंडामेंटल है। इससे डिराइव किया हमने स्पीड को। ओके, तो स्पीड को डिराइव करने के लिए मुझे दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी, लेंथ और टाइम का। लेंथ के ऊपर कितना पावर चढ़ाना पड़ा, 1, टाइम के ऊपर कितना पावर चढ़ाना पड़ा, -1। तो स्पीड में लेंथ का डायमेंशन क्या है, 1, टाइम का डायमेंशन क्या है, -1। अंडरस्टूड बच्चों? दिस इज डायमेंशन। नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है बच्चों, ये नेक्स्ट हेडिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डायमेंशनल फॉर्मूला ये आपको अपन अभी से लेकर के पूरे 2 साल जितने भी क्वांटिटीज पढ़ेंगे, हर एक का मैं बोलूंगा कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। जैसे ही कोई क्वांटिटी आएगी उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि इसका यूनिट बताओ। ठीक है, यूनिट बताओ। क्लियर है? तो सॉरी, डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है समझो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया फोर्स का क्या आया था बच्चों, फोर्स का आया था मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन का क्या आया था बच्चों, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। ऊपर जाकर के क्या हो गया, टाइम का पावर -2 हो गया। ठीक है, टाइम का पावर क्या हो गया, -2। तो F बराबर मास, लेंथ और टाइम का पावर -2। ओके बच्चों, अपन हर बार इसको लैंग्वेज में ऐसा नहीं लिखेंगे। अपन ने क्या किया, एक शॉर्टकट ढूंढा है। ठीक है, ऐसा मेरा नहीं है, मतलब ओवरऑल यूज होता है। तो मास को क्या करते हैं अपन, मास को कैपिटल M से शो करते हैं, लेंथ को अपन कैपिटल L से शो करते हैं, और टाइम को अपन कैपिटल T से शो किया करते हैं। करंट जब आएगा बच्चों, करंट, तो उसको या तो A से या तो I से शो किया करेंगे। ठीक है, A या I से शो किया करेंगे। और टेम्परेचर जब आएगा, टेम्परेचर उसको अपन थीटा से शो किया करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं K से भी शो किया जाता है, तो थीटा या K से। और क्वांटिटी ऑफ मैटर आएगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर आएगा, तो उसका MOL ही यूज करते हैं। ठीक है, MOL ही यूज करते हैं। तो ये शॉर्टकट हो गया। तो देखो बच्चों, ये मास को मैं क्या लिख सकता हूं, M, लेंथ को क्या लिख सकता हूं, L, और T को लिख सकता हूं T, तो MLT -2। ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना बच्चों, ये कहलाता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। व्हाट इट इज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो क्या हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि फोर्स नाम का फिजिकल क्वांटिटी कैसे कैसे और किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि फोर्स जो है मास पर, लेंथ पर और टाइम पर डिपेंड कर रहा है, विथ मास पर डायमेंशन 1, लेंथ पर डायमेंशन 1 और टाइम पर डायमेंशन -2। ठीक है, MLT -2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, द फॉर्मूला विच शोज, है ना, हाउ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन देयर फंडामेंटल क्वांटिटीज। अंडरस्टूड? तो इसको हम डिफाइन कर लेंगे। द फॉर्मूला विच शोज हाउ अ फिजिकल क्वांटिटी depends on fundamental quantities। ठीक है बच्चों, ये तो हमको सबको समझ में आता है कि जो क्वांटिटी है वो कहां से डिराइव होकर आई होगी, फंडामेंटल से। तो किन किन फंडामेंटल से और कैसे कैसे, तो वो हमें बताता है कौन,
डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आना चाहिए हर बच्चे को, ठीक है। हाउ टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। तो अपन क्या करेंगे, बारी बारी से बहुत सारी चीजों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, ठीक है। चलो, जैसे कि मैं बोलूं कि बच्चों एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, एरिया का। तो सबसे देखो बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे जो बेसिक है वो है आपका उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला एरिया का क्या होता है बच्चों, लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, और लेंथ का क्या हमने एल लिखा बच्चों, तो एल स्क्वायर हो गया। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, एल स्क्वायर। अंडरस्टूड। अच्छा देखो, बेसिकली मास, लेंथ और टाइम ये ज्यादा फंडामेंटल है ना, ये शुरू से फंडामेंटल है। तो कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा रहेगा, यहाँ पर मास पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, तो एम पर क्या ले सकते हो, 0। एल पर कर रहा है क्या, यस कर रहा है, क्या ले सकते हो, एल स्क्वायर। टाइम पर कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो टी पर 0। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, या क्वेश्चन में इस तरीके से भी हो सकता है, या तो आप इसको डायरेक्टली एल स्क्वायर लिखो, या फिर m0 एल स्क्वायर t0 लिख सकते हो, एरिया, ठीक है। सेकेंड, मान लो आपको लिखना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का आपने देखा बच्चों क्या था, लेंथ का क्यूब, लेंथ का क्यूब यानी एल क्यूब। तो बच्चों यहां पर मास नहीं है, 0, एल है, क्यूब, टी नहीं है, 0, तो m0 एल क्यूब t0 ऐसा हो जाएगा। तीसरा, मान लो डेंसिटी का निकालना है, तो डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास का क्या बच्चों, कैपिटल एम, और वॉल्यूम का देखो क्या है, एल क्यूब, नीचे में एम बाय एल क्यूब, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, एम एल माइनस 3, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर एम एल माइनस 3 और टी नहीं है तो 0, तो एम एल माइनस 3 टी पर 0। इस तरीके से आप किसी भी क्वांटिटी का क्या कर सकते हो बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, किसी भी क्वांटिटी का, ठीक है। तो आपके बुक में बहुत सारी क्वांटिटीज दी हुई होंगी एक पेज पर, है ना, उसके डायमेंशनल फॉर्मूले भी लिखे होंगे साइड में, बट आपको क्या करना है, उन डायमेंशनल फॉर्मूले को ढक देना है और उन क्वांटिटीज की खुद से ट्राई करनी है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने की। ओके बच्चों, तो आज की जो क्लास है हम यही समाप्त करते हैं, आगे हम लोग इसको फिर बढ़ाएंगे। ओके।